जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर्स की इस खुसूसी नशरात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं मोहम्मद जुनैद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी हद तक अब नताइज वाज़े हो चुके हैं और ये भी वाज़े होना शुरू हो गया है कि कौन सी जमातें हो सकती हैं जो आपस में मुआहदा करके अगली नई हुकूमत इस मुल्क में कायम करेंगी। इस पर तजज़ियाकारों और सहाफ़ियों की राय क्या है? सुहेल वड़ाइच साहब, शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। उनसे हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हक़ाइक़ और आदाद-ओ-शुमार और कुछ तफसील इंतख़ाबात में डाले जाने वाले वोट्स से मुताल्लिक़ आपके सामने रखेंगे जियो न्यूज़ पर। इस वक्त देखिए आप कि 2018 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीन बड़ी जमातों की बात कर रहे हैं इस वक्त और इनके हक़ में जो वोट कास्ट किए गए उनकी तफसील और शरह आपके सामने है। 2018 में तहरीक इंसाफ एक जमात की हैसियत से इंतखाबात में शामिल थी, 1 करोड़ 69 लाख वोट हासिल किए थे। 2024 में 1 करोड़ 68 लाख वोट हासिल किए हैं। अगर हम इसकी शरह के हिसाब से बात करें कितने फ़ीसद वोट कास्ट किए गए तो उसकी भी तफसील सामने आ रही है। फिर अगर मुस्लिम लीग नून की हम बात करेंगे तो 2018 में 1 करोड़ 29 लाख वोट हासिल किए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और 2024 में इस जमात ने 1 करोड़ 33 लाख वोट हासिल किए हैं। बात हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। पिछले दौर में भी उनकी सिंध में हुकूमत कायम थी और मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी के 2018 में 69 लाख वोट डाले गए थे। 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजमूई तौर पर 76 लाख वोट हासिल किए हैं। 14% वोट कास्ट किए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में। एदाद-ओ-शुमार आपके सामने है। पार्टी पोजीशन भी इस वक्त आप देख सकते हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनकी तादाद 92 सामने आ रही है। 79 मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद है। 54 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हैं। इसके अलावा दीगर सियासी जमातों की नशिस्तों की तादाद क्या है वो भी आपके सामने है और सूबाई असम्बलीज़ में इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है वो भी जियो न्यूज़ इस वक्त आपके सामने नशर कर रहा है। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और इस दौरान कई अहम मालूमात आपके सामने रखेंगे। कुछ अहम शख्सियात से हम बात भी करेंगे, उनके सामने सवालात रखेंगे, उनसे उनके जवाबात लेंगे। सुहेल वालिद साहब, आपको लग रहा है कि अब इस वक्त 10 बजने के बाद पाकिस्तान में और ये वाज़े हो रहा है कि हुकूमत किस तरह से बनेगी, कौन सी दो जमातें होंगी जो हुकूमत बनाएंगी या किस तरह से वो इस नतीजे पर पहुँचेंगी कि हुकूमत कायम करनी है? आपको लग रहा है कि ये वाज़े हो चुका है इस वक्त तक? देखिए, जो मोस्ट प्रॉबेबल नक्शा था, जो मुमकिना नक्शा था और जिसका इलेक्शन से पहले भी सोचा जा रहा था और जिनको सीटें भी मिली हैं और जिनकी कबूलियत भी है, वो वही है कि जनाब पीडीएम का जो पुराना सेटअप है जिसमें नून लीग जो है वो लीड करे और पीपल्स पार्टी उनकी कोलिशन पार्टनर हो और बाकी जो छोटी पार्टियां पहले शामिल थी उनमें से भी जो आना चाहे, JUI हो सकती है, बलूचिस्तान से पार्टियां हो सकती हैं, उसी तरह की हुकूमत मुझे बनती हुई नज़र आती है। लेकिन सुहेल वालिद साहब, फिर ऐसी सूरत में क्या जो 2022 में हुकूमत कायम की गई थी इन इत्तेहादी जमातों की तरफ से मिलकर, उससे किस तरह मुख्तलिफ होगी और किस तरह उसके मुकाबले में मजबूत या बेहतर हो सकती है? देखिए, एक तो पहले दिन से ही जब वो हुकूमत बनी तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था ये कितनी देर चलेगी, क्योंकि जिस तरह का वो स्ट्रक्चर था उसमें ये पता नहीं था कब इलेक्शन कॉल हो जाएं, अदालत कॉल कर ले, कोई और किसी तरीके से, तो इसलिए उसमें कोई ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी और दूसरा ये था कि इक्तिसादी तौर पर उस वक़्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, जिस तरह हमारे दोस्त शहजाद साहब और शाहजेब साहब बता रहे थे। तो ये मुश्किल थी कि उससे किस तरह निपटना है, डिफ़ॉल्ट से IMF की किस्त कैसे लेनी है, उनको कैसे यकीन दिलाना है कि माजी में जो हमने रूगर्दानी की है उसको ठीक करना है। और दूसरा ज़ाहिर है ये जो सियासी पार्टियां थी इनके अंदर भी कोई आपस में वर्किंग रिलेशनशिप काफ़ी अरसे से नहीं था और उसको दोबारा से बनाना, उसको चलाना बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। अब बहुत सारी चीज़ें पहले से तय होंगी। पहले तो एक बेसिकली तो तहरीक अदम एतमाद आई थी कि ये सब सियासी पार्टियों को डर था कि जनरल फैज़ हमीद हमारे ख़िलाफ़ जो एक्शन कर रहे हैं अगर वो कंटिन्यू करते हैं या उनको
फ़ौज का सरबराह बनाया जाता है तो हमारा सियासी मुस्तकबिल 10 साल नहीं है। तो इसलिए एमरजेंसी में इन्होंने सब ने इकट्ठे हो के ये महाज बनाया था और फिर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी। तो और उसकी कोई लंबी चौड़ी इनकी ना प्लानिंग थी, ना इक़्तिसादी, ना सियासी। चुनांचे आप देखें कि वो जो इतने माह की हुकूमत थी उसमें शहबाज शरीफ साहब ने ना एक सियासी जलसा किया, ना कोई एक सियासी एक्टिविटी की, हत्ता कि मुस्लिम लीग नून की भी कोई एक मीटिंग नहीं हुई। और इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब ने भी हार्डली कोई सियासी जो मामला है किया, वो भी बैरून मुल्क दौरों पर रहे। अलबत्ता ज़ाहिर है वो जो सिंध में मोहतरमा की बरसी पर या उनके जो होता है मामलात होते हैं उस पर ज़रूर आते रहे। तो अब मेरा ख्याल है कि दूसरा उस वक्त SIFC नहीं बनी थी। ये एक नई तब्दीली होगी इस नई गवर्नमेंट के लिए कि जिसमें इकॉनमी के बारे में कम अज़ कम बहुत सारे जो अहम फैसले हैं वो फ़ौजी क़यादत के साथ मिलकर होंगे और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी शायद आसान होगी। तो ये चीज़ें तब्दील हुई हैं जिससे तवक्को की जा सकती है कि कुछ ना कुछ बेहतरी अगर ये मिल बैठे तो आ सकती है। सुहेल वड़ाई साहब, जब नताइज आए तो जियो ने तो हक़ाइक़ के मुताबिक तफसील सामने रखी और पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून का बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा था और उसमें मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही अहम रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का एक रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ, जो समाजी राबते की एक वेबसाइट के ज़रिए से आना शुरू हुआ और एक के बाद एक उनके बयानात आ रहे थे जिसमें मीडिया से मुतालिक भी एतराज़ात उठाए जा रहे थे। और इस दौरान हमारे एंकर पर्सन शहजाद इकबाल साहब का रब्ता हुआ राना सनाउल्लाह साहब से, उनके दरमियान कोई बातचीत हुई। तो राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, अगर आप कुछ बताना चाहें फिर हम राना साहब की तरफ जा सकते हैं, उनसे ज़रा उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि असल में हो क्या रहा है, वो उनकी जानिब से जारी की जा रहे हैं बयान या फिर उनके नाम पर किसी और की जानिब से जारी। जी, एक तो ये मामला और इसके अलावा जो इलेक्शन का मामला है, फैसलाबाद के रिजल्ट्स बड़े सरप्राइजिंग रहे नून लीग के लिए, उस पर भी उनसे बात करनी चाहिए। तो राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो सुना ही था, मैंने प्रोग्राम क्लोज करते हुए ये बताया था कि PMLN के एक तो ऑफिशियल जो अकाउंट है उससे बड़ी तनकीद हो रही है हम पर, और दूसरा राना सनाउल्लाह साहब का एक वेरीफाइड अकाउंट है आपके नाम से, उससे भी तनकीद हो रही है। मैंने कहा कि आमतौर पर हमारे प्रोग्राम में तो आप बड़ा तहम्मुल से सवाल सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना मीडिया का गुस्सा, क्या वजह है राना साहब इसकी? शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, ये आपके इल्म में या मैं बाकी दोस्त जो मौजूद हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये राब्ता मैंने किया है, मैंने आपसे राब्ता किया क्योंकि आप जब बात कर रहे थे तो बाकायदा बराह रास्त मेरे ऊपर ये एलिगेशन थी कि मेरे अकाउंट से इस तरह से बहुत ज़्यादा अग्रेशन और बहुत ज़्यादा जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर और इस तरह की बात हो रही है। तो ये देखें कितने अफसोस की बात है कि कम से कम आप बराह रास्त एक एलिगेशन लगाने से पहले जो है ना वो मुझसे वेरीफाई कर लेते, मुझे फ़ोन कर लेते। अच्छा, ये मैंने अचानक मैंने अचानक सुन लिया तो चलो खुदा का शुक्र है कि हालांकि मैं अपने हल्के के लोगों के साथ, तो मैंने ये सुन लिया तो फिर मैंने आपसे रब्ता किया कि भाई ये आप जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं, फिर मैंने पता किया वो अपनी मेरी जो टीम है जो ये सोशल मीडिया का काम करती रही है तो उनसे मालूम किया, तो उन्होंने मुझे ला के दिखाया, उन्होंने कहा इस अकाउंट से हमारा तल्लुक ही कोई नहीं है, ये पता नहीं कौन चला रहा है और क्यों इस किस्म की उन्होंने आपके हवाले से ये बात की। अच्छा राना साहब, अब मैं इसकी जरा, क्योंकि आपने ये बात की कि आपके एलिगेशन लगाए, एक तो ये क्योंकि आप खुद सुन रहे थे और मैंने ये कहा उस वक्त कि ये राना सनाउल्लाह साहब के नाम से वेरीफाइड अकाउंट है, अब पता नहीं वो ट्वीट कर रहे हैं या उनके नाम से कोई और ट्वीट कर रहा है। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, पहले सवाल तो सुन लीजिए, फिर पूरा जवाब दीजिएगा तसल्ली से। मैं ये कर रहा हूँ, नहीं आप दोबारा सुन लीजिएगा और मैं आपको दोबारा वजाहत कर दूं, ये जो अकाउंट जिससे ये ट्वीट हो रहे हैं उस पे लिखा हुआ है कि ये आपका ऑफिशियल, सुन तो लीजिए कि आप देखें, राणा साहब सवाल तो सुन लीजिए। नहीं देखें शहजाद साहब, आप हमारे भाई हैं, आप सभी के साथ हमारा बड़ा तल्लुक है, लेकिन देखें आपको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए। जब आप बात करते हैं आपको हजारों नहीं लाखों बल्कि करोड़ों लोग सुनते हैं, जी उसकी तलाफी नहीं हो सकती। जिसने आपको उसको भी सुना, आप पता नहीं वो सुन रहा होगा या नहीं सुन रहा होगा। राणा साहब, एक तो मैंने दोबारा ये कहा, इस तरह से तो इल्जाम नहीं लगना चाहिए। राणा साहब, एक तो मैंने दोबारा कहा कि ये आप ट्वीट कर रहे हैं, आपके अकाउंट से कोई और ट्वीट कर रहा है, आपने कहा कि राब्ता नहीं हुआ, कल पूरा दिन हमारी टीम ने राब्ता किया है, सारे आपको मैं कॉल रिकॉर्ड्स भेज सकता हूं,
कल भी इस प्रोग्राम में सर सुन तो लीजिए ना, आप सवाल नहीं सुन रहे ना। आपके नंबर से एक मिस कॉल मेरे आप फोन पे दिखा दें। सर मैंने कहा मेरी टीम ने आपसे राब्ता किया। राणा साहब कल यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है क्योंकि अब उन्होंने काउंटर एलिगेशन लगा दिया है। राणा साहब जी कल अब पहले सवाल मुकम्मल हो जाए फिर जवाब दीजिएगा ना। कल यहाँ पे शाहजेब खानजादा साहब के साथ बैठे हुए भी इस बात पे तस्करा हुआ, और ये जो अकाउंट है राणा साहब, इस पे लिखा हुआ है कि आपका ऑफिशियल अकाउंट है और आपकी मीडिया टीम ये चलाती है, और इस अकाउंट से सर सुन तो लीजिए ना, आप देखिए सुन लीजिए, तामुल से फिर जवाब दीजिएगा। और आपका जो अपना अकाउंट है ना पर्सनल, जिसको आप कह रहे हैं वो मेरा दोस्त अकाउंट है, वो इस अकाउंट के मैसेजेस को रीपोस्ट करता रहा है, आपका पर्सनल अकाउंट। तो अगर ये अकाउंट जाली है तो आप अपने पर्सनल अकाउंट से क्यों रीपोस्ट कर रहे हैं इसके ट्वीट्स को? ये भी गलत है, ये भी गलत है। चले ये देख लीजिए आप यदि विदाउट एनी वेरिफिकेशन ये आप इल्जाम लगा रहे हैं। सर ये लिखा स्क्रीन पे आ रहा है, सर ये देख ले, स्क्रीन पे आ रहा है आपके सामने। अगर जियो खुला हुआ है सर, जियो खुला हुआ है तो प्लीज देख लीजिए सामने। कोई ट्वीट ही नहीं हुआ सर, ये देख लीजिए, ये राणा सनाउल्लाह का अकाउंट है, ऊपर इसको रीपोस्ट किया हुआ है आपके पर्सनल अकाउंट से, जिसपे तकरीबन 5 लाख आपके फॉलोअर्स हैं। पिछले 10-15 मिनट सर 3 दिन पहले आपने रीपोस्ट किया है सर अपने अकाउंट से, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जियो पे। आपने कहा मैं इल्जाम लगा रहा हूं, सर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप खुद भी चेक कर ले, अपनी टीम से भी चेक करें कि आपके पर्सनल अकाउंट से इस ऑफिशियल अकाउंट को रीट्वीट किया जा रहा है। मैंने चेक किया है, ये सर सामने स्क्रीन पे ना जियो लगा ले, अभी मामला चला है ना, इसका मेरे पर्सनल अकाउंट से चलेगी कोई? सर जियो अभी सामने लगा हुआ है, लगा लेना, देख लेना एक दफा, अभी आपने सामने लगा ले, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम। क्या कि आपने अपने पर्सनल अकाउंट से ये जिसको आप कह रहे हैं जाली अकाउंट है, उसको रीपोस्ट किया हुआ है आपने? नहीं किया। ये इसकी आइडेंटिटी क्या है इस अकाउंट की? सर जी आपका पर्सनल अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है रीपोस्टेड बाय राणा सनाउल्लाह। नो नहीं, ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है। अरे एक अकाउंट तो ऐसा है जिसके ऊपर ग्रे चेक मौजूद है, जो आपका उस वक्त का अकाउंट है जब आप वजीर थे। देखें बात ये है, ग्रे चेक जो है जो उसके ऊपर भी मौजूद है, लेकिन जो मेरा पर्सनल अकाउंट है जिसको मैं या मेरी टीम जो है वो हैंडल करती है, उसके नीचे है राणा सनाउल्लाह खान पीके। जी उसी पे ग्रे चेक है, उसी से रीपोस्ट किया हुआ है आपने फेक अकाउंट को, सर उसी पे रीपोस्ट किया हुआ है आपने? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा राणा साहब, मेरा ख्याल है, राणा साहब मैं सुहेल वड़ाइच बोल रहा हूँ। इस बहस को छोड़ के मेरा ख्याल है आप ये फरमाएं कि इसका मतलब है कि आप इससे इत्तेफाक नहीं करते कि मीडिया जो हो रही है इस पे बात करें तो ज़्यादा मुनासिब है, आगे चलें उससे। नहीं अच्छा चलें, इसमें देखें, इसमें मामला ये है कि मीडिया ने जो बात की है, जिसके किसी ने क्रिटिसिज्म किया है, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं तो यानी जुमेरात को इलेक्शन था, रात को जब रिजल्ट फाइनल, उसके बाद मैंने जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन जो है वो मैंने अपने लोगों में ही गुजारने थे, ये पहले से मेरा तय था। अगर जिन लोगों ने 1,13,000 वोट मेरे लिए इकट्ठे किए हैं, तो मैं तो आज तक उस साइड पर रहा हूँ। वो मैं मीडिया इतना नहीं देख सका, मुझे नहीं पता कि क्या क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। मैं आपकी इतना के लिए बता दूं कि जो पीएमएलएन का ऑफिशियल अकाउंट है ना सर, उससे भी ये चीज अच्छी लगी वो भी मैं आपको बता देता, जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो भी मैं आपको बता दूं। अलावा कोई मेरे कोई ज्यादा इल्म में नहीं है। बताएं अच्छी और बुरी चीज। मैं जुनैद, पीएमएलएन का जो ऑफिशियल अकाउंट है ना, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, उससे भी तनकीद हुई है हम पे। जी देखिए तनकीद तो मसला नहीं, लेकिन इल्जामात लगाए जाए, इल्जामात लगाए, ये आपने दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इल्जामात लगाए गए। चले सुन ले, बात तो सुन ले ना। ये बड़ा सब अच्छी चीज ये है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़े अच्छे एनालिसिस किए हैं, और आपकी टीम जो थी यानी फील्ड में, उसने आपको इंफॉर्मेशन दी हैं। बुरी चीज जो लगी है, आपके पास 1-2 लोग यानी तज्जिया नगार और मुबस्सर के लेवल या के रूप में बैठे, जो उनके अंदर बुग़्ज़ था, जो अनाथ था, और जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, वो मैं समझता हूँ कि इस मनसब पे बंदे को बैठ के ऐसा नहीं करना चाहिए। बंदे को ज़ाती बुग़्ज़ को या ज़ाती पसंद नापसंद को ऐसे अल्फाज में, ऐसे जुमलों में बयान करना कि जो सुनने वाले के लिए इंतहाई तकलीफ का बायस हो, ऐसी मैं समझता हूँ कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी कहें किसी को, जो आपका हक है,
लेकिन जब आप इस मनसब पे बैठते हैं तो ये मनसब का जो तकाजा है, राणा साहब आप तो माशाल्लाह बड़ी अपोजिशन में बड़ी तकलीफ़ें सही, आपने बड़े सख्त दौर का सामना किया, आपके ख़िलाफ़ केसेस बने, लेकिन आप फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है उसके कायल हैं। इसमें ख़िलाफ़ बातें भी आती हैं, हक़ में भी आती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपका तो दिल बहुत बड़ा है, अपनी पार्टी को भी समझाएं कि जहां 10 बातें आपके हक़ में होती हैं, 5 बातें ख़िलाफ़ भी हो जाती हैं, और आपको ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसका पास। साहब देखें, बात ये है कि तजज़िया नगार और तबसा नगार के रूप में आके आप बैठ के गालियाँ दें, आप गालियाँ तो किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं, गालियों से भी बुरे लफ्ज़, ऐसा नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं है ना। एक दो आपके बंदे हैं वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। नहीं, किसी ने नहीं किया, नहीं बड़ा साहब, इतनी घटिया गुफ्तगू खुदा की कसम कोई बंदा जो है वो अपनी निजी महफिल में नहीं कर सकता। नहीं राणा साहब, हमारे ऊपर बड़े चेक्स हैं, जितने लोग मौजूद हैं जियो में, आप सभी को जानते हैं राणा सनाउल्लाह साहब। बड़ा साहब, जो लोग आपके दाएं बाएं बैठ के करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। आप नाम लीजिए, किसने ऐसी बात की? गाली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता का। लेकिन राणा साहब देखें, गुजारिश ये है कि एक मल्टी कल्चरल, एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हैं, हर एक के अपने व्यूज़ होते हैं, खिलाफ भी लोग होते हैं, आपके हक में भी होते हैं, बातें तो सुननी पड़ती हैं। यही फ्रीडम ऑफ मीडिया है, यही फ्रीडम कल्चर है। आप तो सारी इस ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल में सुनते आए हैं, तो ये भी एक इलेक्शन में चूँकि एक कंपटीशन चल रहा होता है, तो उसमें इस तरह की बातें तो आती हैं, दोनों व्यूज़ आते हैं, आपके हक में भी आते हैं, आपके खिलाफ भी आते हैं। तो अगर आप देखें बड़ाई साहब, बात ये है कि मेरे ये बात इल्म में है जी कि आप जैसे लोग इन चीजों के मतलब भी इसी तरह से एतराज करते हैं कि यार इस हद तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप यानी कैमरे के सामने इसे डिफेंड कर रहे हैं तो फिर मैं आपके इस डिफेंस को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चले मेहरबानी। राणा साहब, आप अगली एक सवाल में कर लो। राणा साहब, आप माशाल्लाह एक सियासी कारकुन से लीडर तक का आपने सफ़र किया है और आप पॉलिटिक्स को भी बड़ा अच्छा समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि नून के साथ क्या हुआ है कि फतह सिंपल मेजॉरिटी से उससे कम सीटें लेना और सेंट्रल पंजाब में पीटीआई को स्पेस मिलना, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह जो है वो हमारे इल्म में थी, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि इसको हम मिनिमाइज करें और एक सियासी जमात का, एक सियासी कारकुन का अपने मौक़िफ़ को बेहतर अंदाज में जो है वो पब्लिक के सामने लाना ही उसका जो है वो एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ और उसका वर्क होता है। मामला ये है कि नंबर 1 महंगाई, और महंगाई ऐसी कि बिजली का बिल जो है ना ये हर माह हर घर में जाता है, और उस बंदे को अगर कोई ना कोई चीज़ बेच के वो बिल अदा करना पड़े तो उसे वो पूरा महीना वो बिल भूलता नहीं है। गैस का बिल, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, और मजमूई तौर पे आप इसको अगर महंगाई के लफ्ज़ में समो लें तो ये जो 3 चीज़ें हैं इन्होंने हर बंदे को बड़ा दुखी किया। हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमने इस मौक़िफ़ को अपने पूरे अंदाज से जो है वो एडवोकेट करने की कोशिश की, और हम समझते थे कि हम इसमें जितने परसेंट अगर 100% कामयाब हो जाएंगे तो ये रिजल्ट बिल्कुल हमारी तवक्को के मुताबिक होता, 100% वैसे ही होता जैसे हम कह रहे थे। अगर हम 70% होंगे तो 70%, 50 होंगे तो 50%। तो मामला ये है कि इसमें हमें पूरी कामयाबी नहीं हुई। हम लोगों को ये बावर करवाने में जो है वो 100% कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक हद तक जरूर कामयाब हुए। अब देखें ना, अगर हम हारे हैं 10,000 से 15,000 से, तो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट हमने तो लिया ना, वो भी तो अगर इस मुल्क के वोटर है ना।
तो इसमें जो है वो हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके कि ये महंगाई जो है ये इसको करने में हम कसूरवार नहीं है या हमारे ये जुम्मे नहीं है। लेकिन उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ी, आप ये कह रहे हैं? जी, कीमत उसकी जो भी जितनी भी अदा करनी पड़ी वो हमें अदा करनी पड़ी। दूसरा ये है कि जो यानी इमरान खान के खिलाफ ये सजाओं वाला ये इसी विद इन वीक एक दिन 10 साल होगी, 2-3 दिन बाद फिर 14 साल होगी, फिर 2-3 दिन बाद 7 साल हो गई। वो भाई एक बंदा जेल में है, उसे चाहे आप 10 बार सजा देते रहना तो उसे जेल में ही है। तो ये काम जो है ये एक हफ्ता बाद भी हो सकता था। तो बहरहाल लेकिन वो हमारे इख्तियार में नहीं था, वो अदालत है, अदालत का फैसला है, अदालत ने फैसला किया है। लेकिन उसका भी मेरा ख्याल है उसकी कीमत भी हमारे जुम्मे आई है। तो ये चीजें जो हैं जी राना साहब, मज़हर अब्बास, ये बताइए राना साहब कि क्या मियाँ साहब का ताख़ीर से पाकिस्तान आना, इतनी ताख़ीर से आना 3-3.5 साल बाद, इसने भी मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स को पंजाब में ख़ास तौर पे मुतासिर किया? जी नहीं मज़हर साहब, बिल्कुल नहीं। हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। 21 अक्टूबर को हमने मैनेज किया और पॉलिटिकली भी हमने इस चीज़ को पूरी तरह से जो है वो मैनेज किया। मामला ये है कि इस महंगाई और दूसरा सिंपैथी, इन 2 चीज़ों के अलावा कोई तीसरी चीज़ हमें इलेक्शन में हम हर गली में गए हैं, हर मोहल्ले में गए हैं, इसके अलावा हमें कोई और चीज़ नज़र नहीं आई। और आपको लग रहा है कि राना साहब, आपको लग रहा है कि आगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफ़ी इलेक्शन कैंपेन में चले बहुत ज़्यादा वो हो गई थी? ठीक है मज़हर साहब, ज़रा ये बात तो है, लेकिन राना साहब ज़रा आप 30 सेकंड के लिए तहम्मुल से बात सुनिएगा। आप सभी जानते हैं, मैं जुनैद यहाँ पर मौजूद हूँ और बाकी साहिबान को भी आप जानते हैं। बात सही है कि आप हमेशा एक्सेसिबल होते हैं, रब्ता करने पे जवाब भी देते हैं, प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते हैं, अपना मौक़िफ़ भी रखते हैं। आप ये कहें तनकीद हो रही है और हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया जा रहा, अगर ना लिया गया हो तो आपकी बात मान लेंगे। आपने कहा गालियाँ दी गई हैं जियो पे आपको, तो सॉरी सर, नॉट पॉसिबल, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता। चूँकि जो शहजाद साहब ने कहा था, मेरी तहम्मुल से बात सुनिएगा, उसकी मैंने भी जाके तस्दीक की है कि आपका जो राना सनाउल्लाह PK अकाउंट है, जिसके ऊपर ग्रे चेक है, जब आप वफाकी वज़ीर थे वो आपका वेरीफाइड अकाउंट था, आप खुद भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं, उसके ऊपर उस अकाउंट की पोस्ट मौजूद है जिससे जियो पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जियो को बुरा भला कहा जा रहा है, उसके ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात रखे जा रहे हैं। अब अगर आपने ये नहीं किया तो आप बता सकते हैं कि किसने किया, या आपने नहीं किया तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, लेकिन आप जियो के ऊपर झूठ बोलने का या गालियां देने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते राना साहब। देखिए मामला ये है कि ये सर ये इल्ज़ाम इस तरह से इन अल्फाज में तो मैंने नहीं लगाया। और अब आप अगर ये बात कर रहे हैं तो ये बात मैं समझता हूँ कदरे थोड़ी सख्त है। मामला ये है कि मेरा अकाउंट तो मेरी मीडिया टीम ही चलाती रही है, और ख़ास तौर पे ये इलेक्शन कैंपेन के दिनों में। सर तो चेक करें ना उनसे फिर। सुन ले मैंने उनसे वेरीफाई किया। उन्होंने मुझे बताया कि ये जिस अकाउंट की बात हो रही है, ये अकाउंट आपके नाम पे नीचे लिखा है प्रेस PMLN। तो ये अकाउंट हमने मालूम किया ये हमारा नहीं है, ना इसकी वो अथॉरिटी हमारे पास आना। राना साहब ये भी वैसे चले, आपने इसकी वजाहत कर दी, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि खाली हम नहीं, 3 दिन से ये सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, किसी ने आपको बताया नहीं। इसके 2,80,000 फॉलोअर हैं, इतना ये 3 दिन से ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। मेरे ख्याल से यही तो एक मसला है कि सोशल मीडिया पे आप लोग शायद इतना पीछे रह गए कि आप इस चीज को दुरुस्त नहीं कर सके 3 दिन से। नहीं सुनने शहजाद साहब, ये तो अब मालूम कर लेंगे ना कि ये किसका है, ये तो अब हो जाएगा मालूम। लेकिन मामला ये कि ये तो मैंने खुद सुन लिया। ये आप अभी कोई 2 घंटे पहले जब आप बराह रास्त ये बात कर रहे थे ना कि ये मैं कर रहा हूँ, तो मैंने फिर उसके बाद मीडिया टीम से पूछा। मैंने कहा वो ये कौन कर रहा है, किस तरह से हुआ है। मैं समझा कि शायद मीडिया टीम में से कोई कर ही रहा हो, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी वजाहत पेश की कि जी नहीं, हमने ये नहीं किया, ये इस तरह से हुआ है। मीनिंग देयर बाई कि जहां तक मेरी जात का तल्लुक है, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया।
लेकिन मैंने अपनी टीम से भी कंफर्म किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने नहीं किया। मेरा गिला सिर्फ ये है कि आप में से कोई बंदा तो है वो सबके नंबर, बड़ा साहब का नंबर मेरे पास सेव है, आपका नंबर मेरे पास सेव है, आप अब 1 मिनट में आप मुझे फोन कर दे, मैं आपकी मिस कॉल देख के भी आपसे रब्ता कर लेता या मैं राणा साहब इसकी वजाहत कर दूं। देखिए तो आप पूछ लेते कि ये क्या हो रहा है। आप हमारे हर हफ्ते शो पे मेहमान होते हैं, आपको पता है कि मैंने आज तक आपको लाइन अप नहीं किया। एक टीम होती है, प्रोड्यूसर होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, वो लाइन अप करता है। उन्होंने कल आपसे मुस्तकिल रब्ता किया था, उन्होंने कहा आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो हमने वो जिम्मेदारी अपनी कल पूरी की थी। आज जैसे ही आपने फ़ोन किया, मैंने आपसे कहा कि 10 बजे मैं आपका मौक़िफ़ लूँगा, क्योंकि उस वक्त हम शो क्लोज कर चुके थे। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 10 बजे लूँगा, आपने कहा बिल्कुल मुझे ले लीजिएगा। तो हम सहाफ़ती जिम्मेदारी अपनी पूरी करते हैं। यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा जुनैद और राणा साहब सुन रहे हैं कि देखिए पीटीआई के दौर में जितना मुश्किल वक्त राणा साहब ने देखा, उनकी जमात ने देखा, आपको पता है जियो ने भी देखा। जिस दिन राणा साहब पे हीरोइन डाल के उनको इल्ज़ाम लगाया गया, उससे एक दिन पहले वो मेरे शो में थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो रद्द अमल भी सामने आया था। तो उन्होंने फेस किया है पीटीआई के दौर में, मीडिया ने भी फेस किया, हम पे बंदिशें लगी हैं, लेकिन उनकी मीडिया टीम से खुदा रहा ये दरख्वास्त है कि नताइज हमने नहीं दिए हैं। हम पहले दिन से बताए थे इंडिपेंडेंट आगे, आप दूसरे नंबर पर हैं, और अब ईसीपी ने भी वही नताइज दिए। तो मीडिया पे गुस्सा ना निकालें, पीटीआई वाली हरकत ना करें हमारे साथ। हमने वही नताइज दिए जो पहले दिन से थे, बता रहे थे कौन आगे कौन पीछे। अब देख लें, क्या ऐसा है कि नून लीग पहले नंबर पे है और हम उनको दूसरे नंबर पे बता रहे थे? नहीं, हम बता रहे थे इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा है, वही नतीजा। एक बात मेरी और सुन लें, ये मीडिया टीम जो है, चले अब तो ये बात जब इस लेवल तक पहुंच गई है तो अब इसका पूरा जो है वो इसकी बात पुरस होगी। आज हमारी मीटिंग थी, मैं कुछ देर के लिए गया था लाहौर, वहाँ पे आना था उसके MQM के वफद में। तो आज तकरीबन यानी टॉप के 7-8 लोग, मियां साहबान भी, मरीम नवाज साहब, सारे मौजूद थे वहाँ पे। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। हल्फन कहता हूँ कि किसी ने भी, यानी 8-10 लोगों में से, सीनियर 3 लोगों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी जियो ने कोई जो है वो वहाँ पे कोई गलत खबर दे दी है या कोई ऐसी बात है। यानी हमारे लेवल पे कोई इस किस्म का ना कोई गिला है ना कोई मामला है। अगर कोई मीडिया टीम में से कोई किसी ने अगर कोई ऐसी बात की है, ये मैंने जो बात की है ना जाती तौर पे, मैंने भी उन साहबान को खुद सुना है। जी जी। तो और फिर जब आपको अरेस्ट किया था, हम आपके हक में आवाज उठाते थे कि ये अरेस्ट गलत है, नाजायज है, किसी पे हीरोइन डाल के। तो उस वक्त पीटीआई के भी जो सोशल अकाउंट से, मीडिया अकाउंट से, अक्सर वो खुद कर रहे होते थे। शायद ऊपर के लेवल पे ना हो रहा होता, बट नीचे के लेवल पे होता था। तो इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से अब इस बहस से आगे बढ़ते हैं। फिर आपने राणा साहब ये जरा इसकी वजाहत कीजिएगा, क्योंकि आप पंजाब के पूरे सदर हैं नून लीग के। तो जो नॉर्थ पंजाब है वहाँ इस मरतबा रिजल्ट आप लोगों के फेवर में आए, तमाम सीटें आप जीत गए। सेंट्रल पंजाब में पीटीआई ने कुछ सीटें ली जो लास्ट टाइम नहीं ली थी, और खासतौर पे फैसलाबाद में 9 नशिस्तें 10 में से पीटीआई ने हासिल की है। वहाँ पे क्या मुख्तलिफ था? क्योंकि आप कह रहे हैं महंगाई रीज़न है, वो तो पूरे पंजाब में होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। फैसलाबाद में खासतौर पे पीटीआई ने ज़्यादा सीटें ली है, वहाँ पे क्या दुरुस्त टिकट नहीं दिए गए, जैसे तलाल चौधरी साहब को आपने नज़रअंदाज किया, या और कोई फैक्टर्स थे उसके? नहीं, टिकटों के फैसले जो हैं वो बड़े सोच समझ के और बड़ी जो है वो अरकरेजी के बाद जो है वो दिए गए हैं। और पूरे फैसलाबाद में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है किसी टिकट के ऊपर भी। तलाल चौधरी साहब का और नवाज शरीफ वकील साहब का जो इशू था उसको हमने सेटल किया। मैं खुद वहाँ पे जड़ावाला गया, दाएं मैंने तलाल चौधरी साहब को बैठाया, बाएं मैंने नवाज शरीफ वकील को बैठाया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों को इकट्ठा किया, दोनों ने इकट्ठे जो है वो कैंपेन की, एक दूसरे को उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया। तलाल चौधरी के वाले साहब MPA के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे, नवाज शरीफ वकील ऊपर MNA का इलेक्शन लड़ रहा था। दोनों इकट्ठे जो है वो वोट मांगते रहे और सारी उन्होंने जो है वो स्ट्रगल की। रही बात कि फैसलाबाद में क्या मुख्तलिफ था, फैसलाबाद जो है ये मजदूर का शहर है, फैसलाबाद पावर लूम का शहर है, फैसलाबाद जो है वो छोटे दुकानदार का शहर है। और मुझे ये मानने में या कहने में कोई बात नहीं है कि महंगाई सबको मुतासर करती है, किसान को भी करती है, मजदूर को भी करती है, मिडिल क्लास को भी करती है, लोअर मिडिल क्लास को भी करती है, लेकिन शायद जो लेबर क्लास है उसको महंगाई सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। और फैसलाबाद में मेरा ख्याल है कि इसका असर बाकी शहरों में भी है, बाकी जगहों पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बुनियादी तौर पे चीज़ यही है, वरना आप मुझे बताएं
कि पीटीआई या इमरान खान ने किया क्या है इस मुल्क में, उसने क्या संवारा है? मासवाए फितने के, फसाद के, अफरा तफरी के कोई और काम उसने किया है पिछले 5-7 सालों में, या जब से 2011 के जलसे के बाद से उसने क्या किया है इस मुल्क के लिए? इस मुल्क को बगाड़ा ही है ना, सवारी तो कोई चीज़ नहीं है राना साहब, तो इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। राना साहब ये बता दें कि आप ज़ाहिर मीटिंग भी हुई है, बातचीत भी हो रही है कोलिशन की, पंजाब के वजारत आला के लिए कुछ नाम फाइनल हुए हैं? जी नहीं, पंजाब की वजारत आला के नाम फाइनल नहीं हुए। ये इख्तियार जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को दिया गया है और वो पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद अपना जो है वो इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इसमें अगर कोई तजवीज़ करने का हक है तो पार्लिमानी पार्टी मीन्स कि वो अफराद जिनकी तादाद अब कोई 153 के करीब है और मेरा ख्याल है ये 160 तक जाएगी, ये 160 लोग जो हैं वो बैठ के वो तजवीज़ दें और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब फैसला करें। राना साहब एक ये भी बता दें कि यहाँ पे आजकल सोशल मीडिया पे और मीडिया पे मुख्तलिफ स्टोरियाँ चल रही हैं कि चूँकि PMLN को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिली तो शायद अब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे। क्या वाकई ही इस तरह की कोई तब्दीली है या वही जो ओरिजिनल प्लान है नून का उसी पे चला जा रहा है? देखिए इस बारे में आज बात तो नहीं हुई क्योंकि जो MQM का वफद आया हुआ था उनके साथ बात होती रही। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी से शाम को मिलने जाना था। लेकिन मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इससे पहले जब भी बात करते रहे हैं, यानी जब हम इलेक्शन कैंपेन में थे, उससे पहले जब हम वो पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की जो है वो प्रोसीडिंग कर रहे थे, वो ये समझते हैं या समझ हैं भी और थे भी कि पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं इस वक्त, किसी भी ऐसी गवर्नमेंट का जिसके पास अपनी सिंपल मेजॉरिटी ना हो वो इन मसाइल को हल नहीं कर सकती। वो ये फरमाते रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम देने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी हर कीमत पे हासिल करनी होगी, वरना हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे और ये मुश्किल होगा। तो मेरा ख्याल है कि उनका ये ज़हन तो है कि उनका जो एजेंडा या उनका जो मुल्क के लिए काम करने का जो प्रोग्राम है उसमें वो कंफर्टेबल अपने आप को इस तरह से समझते हैं, ये समझते थे कि उनके पास अपनी जमात की जो है वो मेजॉरिटी हो, उसके बाद सबको जो है वो साथ लेके चले। तो अब जब जो है वो हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली तो अब इसके बाद वो इस बात को किस तरह से एनालाइज करते हैं, किस तरह से कंसिडर करते हैं, ये अभी उन्होंने अपना कोई देन इस बारे में नहीं दिया। ये जो MQM के साथ राना साहब आज बातचीत हुई है उसमें हुकूमत साजी के हवाले से भी हुई होगी, जो उनकी 3 मुतालबात हैं जो तरामीम के हवाले से, उस पर आप लोगों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप एग्री करते हैं MQM के मुतालबात से? देखिए आज उन्होंने जो बात की है वो ज़्यादा तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे की है और वो अमेंडमेंट जो है वो इससे रिलेट है कि जो फाइनेंस अवार्ड है, यानी विभाग से तो पैसे चले जाते हैं सूबे को, सूबे में जाके जो है वो अटक जाते हैं। वो फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो उनका मालिक होता है, वो नीचे कोई चीज़ देता ही नहीं है। वो चाहे तो एक ज़िले को जो है वो आधा जो है वो बजट दे दे और एक ज़िले को जो है वो तनख्वाहों के पैसे भी ना दे। तो इसके ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं इस यानी मसले के हल के लिए। उस बारे में उनको बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो सूरत हाल है वो अब आपके सामने है, जो नंबर है, यानी इस वक्त बिल्कुल यानी हंग पार्लियामेंट कह लें या स्प्लिट मैंडेट कह लें, इस वक्त सूरत हाल तो ये है। तो उन्होंने आज इस बात पे कि जी हुकूमत कैसे बनेगी, हुकूमत कौन बनाएगा, हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने जितनी भी बात की है उन्होंने इस पे की है कि जी हमारे ये मुतालबात है, हमारा ये मौक़िफ़ है, हमें इस मौक़िफ़ को अपने मकसद को हासिल करने के लिए
हमें राना साहब एक आखिरी बात आपसे करता चलूँ। अली तनौली हमारे कोऑर्डिनेटर, आप बखूबी उनसे जानते हैं, वाकिफ़ है आप। आज 6:05 पे शाम को आपको कॉल किया है, आज 5:32 पे आपको कॉल किया है, आज 5:19 पे भी आपको कॉल किया है, 4:58 पे भी किया है। सर ये जितनी मर्जी आर्गुमेंट्स दें आप इस बारे में, इसका जो है ना मेरा गिला बिल्कुल जायज है कि आपको मेरे ऊपर ये इल्जाम भरने से पहले कि मैंने ये मीडिया पे तनकीद की है, आपको खुद बात करनी चाहिए थी। आपके साथ मेरी फोन पे बात होती रहती है, आपका मेरा नंबर मैंने आपसे कहा मैं आप 10 बजे मौक़िफ़ लूंगा प्रोग्राम में। चलें अब आइंदा तो लाजमी कर लीजिएगा यार शहजाद भाई फ़ोन राना साहब को। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, जियो न्यूज़ से बात की। राना सनाउल्लाह अपना मौक़िफ़ दे रहे थे खुसूसी जारी के बाद। जियो की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम नशियात में शामिल हो चुके हैं। डीन हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के। पाकिस्तान में और दुनिया भर में जानी मानी शख्सियत, पाकिस्तान की सियासत और दीगर उमूर के हवाले से महारत रखते हैं। डॉक्टर नजम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुशी हुई आपको देख के। यहाँ सुहेल वड़ाइच, शहजाद इकबाल, मज़हर अब्बास, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। कहाँ खड़ी है पाकिस्तान की सियासत आपकी नज़र में इस वक्त इंतखाबात 2024 के नताइज के बाद? देखिए हम एक बार फिर नाजुक मोड़ पे, वो आपके इतने ज़बरदस्त किस्म के आपके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो आपको बता सकते हैं कि हम हमेशा ही नाजुक मोड़ पे। किसी दिन इंशाल्लाह जब मैं बड़ा हूँगा तो हम नाजुक मोड़ पे नहीं होंगे, लेकिन नाजुक मोड़ तो है। अच्छा आदिल नजम साहब, अस्सलाम वालेकुम, शहजाद इकबाल है। पिछले काफ़ी अरसे से आप ये बात करते आए हैं कि इस मुल्क की डायरेक्शन और इस मुल्क का फ़ैसला अब वो लोग करेंगे, वो नौजवान करेंगे जिनकी उम्र 18 से 29 साल की है, और वो तकरीबन लगभग 65% बनते हैं पाकिस्तान का। तो शायद जो नतीजा इस इलेक्शन में आया है वो भी उसकी रिफ्लेक्शन है एक, क्योंकि पीटीआई कहती है कि बहुत सारे यूथ हमारे साथ कनेक्टेड है, नया वोटर बहुत ज़्यादा था। तो ज़रा ये डायनेमिक समझाएं कि क्या वजह है कि यूथ ज़्यादा कनेक्ट करती है पीटीआई से, शायद इसकी वजह से वो जीते हैं, और दूसरी जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ है उससे नहीं कनेक्ट कर पा रही, क्या है इसकी वजह? देखिए ये थैंक यू फॉर दिस। इस पर मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और हमने एक मेजर रिपोर्ट भी की थी पाकिस्तान के यूथ पे कुछ साल पहले, जिससे हमने ये डायनामिक, हमने अंदाज़ा ये लगाया था कि तब से लेके मतलब 4 साल पहले से लेके तकरीबन 45 तक 2045 तकरीबन 2050 तक हर इलेक्शन जो होगी उसमें जो नया वोटर आएगा, नया वोटर, वो एक बहुत अहम किरदार करेगा। और मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में तो ये हमें नज़र आया। उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो ही वजह होगी, बाकी जितनी वजूहात हम डिस्कस करते हैं वो तो होंगी, लेकिन क्योंकि आपका डेमोग्राफिक मोमेंटम इतना है कि हर साल जो नया वोटर आता है हर इलेक्शन में, वो इतना ज्यादा होता है कि वो नंबर टिल्ट कर सकता है अगर कोई भी पार्टी उसको या उसके बहुत बड़े हिस्से को काबू कर ले। अच्छा, यूथ वोट का मतलब ये भी नहीं है, अगर यूथ हमारा 65% है तो उसका मतलब है तकरीबन 130, 140, 150 मिलियन, राइट। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि एक ही पार्टी सारा का सारा ले लेगी, लेकिन इस वक्त यकीनन ये लगता है कि पीटीआई जो है बनिस्बत दूसरी पार्टीज में, उसने इस नौजवान तबके को बहुत ज्यादा मोबिलाइज किया। उससे एक फर्क तो ये पड़ता है कि नौजवान अमूमन हिस्टोरिकली पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में ज्यादा वोट नहीं डालते। अगर आप उन्हें मोबिलाइज कर लें तो वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो एक मोमेंटम है और कुछ साल चलेगा, ये भी काफी इलेक्शन चलेगा, उसमें हर पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो कोशिश करे कि ये जो नया वोटर साहब, लेकिन अहम सवाल ये कि ये जो नौजवान है, ये जो नौजवान है उनको जाहिर सी बात है मोबिलाइज करने के लिए, अपील करने के लिए, या तो आपने बहुत ज़्यादा रोज़गार उनको दिया हो या आपने उनको बेहतरीन तालीम दी हो। तो हमने इमरान खान के 3.5 साल में तो बड़ा एक मुश्किल इक़्तिसादी टाइम देखा है, तो फिर क्यों यूथ उनके साथ कनेक्ट कर रही है? ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर दी हों उन्होंने या कोई बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ लेके आए हों, फिर क्यों उनकी तरफ रुझान होगा और दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं होगा? ऐसा क्या वो कर रहे हो जो दूसरी पार्टीज नहीं कर रही हैं? आई डू नॉट नो, लेकिन देखे ना, अगर कोई भी नहीं दे रहा तो एक यूथ में आपका जो पैशन होता है वो गुस्से वाली चीज़ को उस शायद पैशन ज़्यादा पैशनेट बना देता है। कि जो गुस्से का आपका एक नैरेटिव अगर हो, अगर आपका नैरेटिव जो है वो एक रिबेलियन का हो,
तो मे बी आई एम अज्यूमिंग मे बी वो नौजवानों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक और भी चीज़ हुई है, आपके पास वड़ाइत साहब बैठे हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करता हूँ और मैं कभी सोचता हूँ कि वो कैसे याद रख लेते हैं कि कौन सी बरादरी किधर है और किसकी फुप्पी की शादी किसकी चाचे से हुई थी। लेकिन आई थिंक यहाँ बरादरी का भी एक चक्कर, ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें यूथ वोट को समझने का एक तरीका ये भी है कि यूथ में ये टेक्नोलॉजीज बरादरी बना देती हैं। वो जो हमें व्हाट्सएप पे ग्रुप या व्हाट्सएप से ज़्यादा ट्विटर पे या फेसबुक पे या टिकटॉक पे ग्रुप मिलते हैं, वो वही किरदार अदा करते हैं जो बरादरियां करती हैं यंग लोगों के लिए। मतलब ये ना, बरादरी में ये होता है कि आपकी खुशी गमी बराबर हो जाती है, आपकी मुलाकातें ज़्यादा हो जाती हैं, आपके एक नेटवर्क बन जाता है। वैसे आपका भी कोई खोया हुआ रिश्तेदार हो तो सुहेल वड़ाइच साहब ढूंढ लेंगे उनको। सुहेल वड़ाइच साहब जी, आदिल साहब मज़हर अब्बास, ये बताइए कि अमेरिकन थिंक टैंक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के इलेक्शन को किस तरह देख रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, वहाँ क्या तब्दीली होगी, तो वहाँ किस तरीके से पाकिस्तान के इन इलेक्शंस को देखा जा रहा है? मज़हर साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है मेरे ख्याल में तो वो तशवीश के साथ ही देखा जा रहा है। तशवीश का मतलब ये है कि एक जो नैरेटिव बन गया है वो यही है कि पाकिस्तान की इलेक्शंस जो हैं वो तो पूरी तौर पे शफाफ नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली नैरेटिव ये भी बना है कि वो कभी भी नहीं होती, और इस बात शायद ज़्यादा है। तो इस वक्त यकीनन जो आपका एक व्यू है वो यही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर जो इलेक्शन हुई है, इससे जो निकलेगा हमें उससे काम करना पड़ेगा, लेकिन उसको कोई बहुत ज़्यादा मुस्बत अंदाज में नहीं देखा जा रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका कहेगा अच्छा यार मैं तुमसे बात नहीं करता, कुट्टी करता हूँ जब तक आप अपनी इलेक्शन फिर नहीं कराते। दैट इज़ नॉट द इशू। लेकिन जो आपका एक परसेप्शन है ऑफ नॉट बीइंग अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, वो जो है ना सिर्फ बरकरार हुआ रहा है, उसको एक तरह से तकवीत मिली है। चलो जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके तो बाकी इस्लामी दुनिया पे भी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे भी नज़र है, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक अमर्जिंग मिडिल क्लास भी है, लेकिन उस मिडिल क्लास के उभरने के बावजूद सियासत के अंदर जिस तरह की तब्दीलियां पॉजिटिव आनी चाहिए वो क्यों नहीं आ पा रही, क्या रुकावट है? सुहेल साहब, आई विश मुझे इसका जवाब पता होता। लेकिन जब आपकी नॉन फंक्शनल किस्म की डेमोक्रेसीज हों, जो बहुत सारे ममालिक में, जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं या खुसूसन जो मुसलमान ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, तो आई थिंक मोटिवेशन सिर्फ इस चीज़ से नहीं आती कि आपको क्या मिला है, लेकिन महरूमियों से भी बहुत मोटिवेशन आती है। और इन अ वे अभी तक हम सियासत को हम अपने मुल्क में भी देख सकते हैं, दूसरे भी बहुत सारे मुल्कों में देख सकते हैं कि इट इज स्टिल सीन के पेट्रनेज कौन दे सकता है मुझे, रादर देन के पॉलिसी कौन दे सकता है मुझे एक अच्छी। आप अपनी पार्टीज में उम्मन तफरीक नहीं कर सकते कि पॉलिसी में क्या फ़र्क है। इसीलिए अगर आप कोई भी पार्टी देख लें, वो जो आपकी नीचे पट्टी चढ़ रही है उस पर जो शक्लें आप लगाते हैं वो लोग पहचान लेंगे। इस वक्त जो झंडे लगे हुए हैं नीचे वो नहीं पहचानेंगे। मतलब ये कि हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक शख्सियत के साथ, किसी एक लीडर के साथ। इसीलिए जो हमारी, जैसे आप हमेशा समझाते हैं, बरादरियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि मेरा काम कौन करेगा, मुझे थाने से कौन निकालेगा, रादर देन कि कौन वो पॉलिसीज, पहले तो मैं खुद समझूं कि मैं कौन सी पॉलिसीज चाहता हूँ जी, और फिर मैं उस पॉलिसी के किस्म के लोगों को इंतखाब करूं उनका, ताकि वो पॉलिसीज जो हैं आगे बढ़े। उससे ज्यादा कहीं तो सर हमें ब्रेक में जाना है। प्रोफेसर आदिल, आपसे बातचीत जारी रहेगी, मजीद भी बात करेंगे, मज़हर अब्बास साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ये नशियात आगे चलाएंगे। बहुत शुक्रिया। जियो न्यूज़ के इस खुसूसी ट्रांसलेशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद। हेडलाइंस पर जाने से पहले बात हो रही थी प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम से। कुछ सवालात हमने उनके सामने रखे थे और उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया पाकिस्तान के इंतखाबात 2024 के नताइज के बाद सामने आने वाली सूरत हाल से मुतालिक और जिस तर्ज की सियासत पाकिस्तान में जारी है। उन्होंने एक बात की कि एक बार फिर पाकिस्तानी नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। प्रोफेसर आदिल नजम, हम बात को दोबारा शुरू करते हैं आपसे। यकीनन को याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को मैं, आप और बहुत से हमारे जियो न्यूज़ के और पाकिस्तानी अमेरिकन साथी न्यूयॉर्क में मौजूद थे जिस रात डोनाल्ड ट्रंप फातह करार पाए अमेरिका के सदर के तौर पर।
उस वक्त भी कुछ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी अमेरिका में, यहाँ तक कि हिलरी क्लिंटन ने उनकी कामयाबी को या अपनी शिकस्त को तस्लीम करने से इब्तदा में इनकार कर दिया, और फिर हमने खबर चलाई कि बराक ओबामा ने फ़ोन किया है हिलरी क्लिंटन को, उनको बताया कि उनको कंसीड करना होगा, चूँकि ये एक हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। तो पाकिस्तान भी इस तरह के हालात से गुजरा है आपके ख्याल से, ख़ास तौर पर 2018 से आगे आने वाले बरसों में, जहां अब हम खड़े हैं आज 2024 में? बिल्कुल, आज तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और देखें, ना सिर्फ ये पाकिस्तान और अमेरिका की बात नहीं है, मसलन इस साल 64 मुल्कों में इंतखाबात होने जी आज 2024 में, और कुछ हो चुके, और उन 64 मुल्कों की आबादी जो है वो तकरीबन दुनिया की निस्फ आबादी है। तकरीबन 50% लोग, तकरीबन 4 बिलियन लोग जो है वो अपना राय का जो हक है राय दहिंदी का, वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप उस लिस्ट को देखें तो उसमें वास्ट मेजॉरिटी जो है वो उस पे हर इंतखाब पे, इंक्लूडिंग अमेरिका, इससे पहले बांग्लादेश हुआ, थोड़ी देर में इंडिया होगा, अभी हमारा हुआ, मेजॉरिटी ऑफ देम पे किसी ना किसी किस्म का क्वेश्चन मार्क है। और वो क्वेश्चन मार्क हर जगह एक मुख्तलिफ तरीके से बाहर सामने आता है, लेकिन उस क्वेश्चन मार्क का एक जो ताल्लुक है वो सोशल अनरेस्ट से है, और वो जो सोसाइटी में डेमोक्रेसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है उससे। हमारे यहाँ वो शायद नौजवानों के इज वन वे इन विच आ जाता है, एस्टेब्लिशमेंट एक और जाविया है जिससे वो सामने आ जाता है। लेकिन इस वक्त ये तमाम दुनिया में जो है, ये मेरे ख्याल में एक बहुत अहम सवाल हो गया है कि जिस तरह हम डेमोक्रेसी करते हैं इलेक्ट्रल, इज इट फिट फॉर पर्पस। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी ना करें, लोग ये नहीं कह रहे कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, लेकिन अब लोग एक बड़ी इमीडिएट डेमोक्रेसी मांग रहे हैं कि मैं सुबह उठता हूँ और ट्वीट करता हूँ और शाम तक मुझे उसका जवाब चाहिए, और दैट क्रिएट्स न्यू डायनामिक्स। मसलन अगर मैं वापस यूथ वाली बात पे पाकिस्तान के हवाले से, अगर मुझे आप 1 मिनट की इजाजत दें, कि मुझे ये नहीं इल्म कि यंग लोग, नए वोटर ज्यादा तादाद में गए या नहीं गए, क्योंकि वो नंबर इस वक्त आ रहे, लेकिन एक इम्पैक्ट यूथ का ये हुआ कि मसलन जब पीटीआई जो है उनका सिंबल उनसे छिट गया, तो एक रेगुलर पॉलिटिक्स का ख्याल ये था कि यार अब बड़ा मुश्किल होगा लोगों को पहचानना। लेकिन आपने देखा कि एक टेक्नोलॉजी, और खुसूसन यंग पीपल बिहाइंड टेक्नोलॉजी, ने एक अल्टरनेटिव पैदा कर दिया एक गुरिल्ला टैक्टिक से, कि वो जो है आप उसे मीम कह लें, आप उसको इंफॉर्मेशन कह लें, लेकिन द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि यूथ का इम्पैक्ट इज मोर देन जस्ट ऑन द बैलेट बॉक्स इटसेल्फ। कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है, जो हमारे तरीके थे, हमने जिस सिलेक्शन की आपने बात की, मैं आखिरी बात करता हूँ, उसमें भी एक बहुत बड़ी बात जुनैद आपको याद होगी, ये थी कि जो तमाम आपके तज्जिए थे, जो तमाम आपके सर्वेस थे, दे टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग जी। और यही हमने कैफियत ये देखी, एंड व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि, और ये हमने सिर्फ यहाँ नहीं देखी, हमने ये ब्राज़ील में देखी, ये हमने बरतानिया में देखी, ये हमने जर्मनी में देखी, ये हमने स्वीडन में देखी, ये हमने बहुत सारे और मुल्कों में देखी, कि इन अ वे कि जो हमारे जाविये हैं, तरीके हैं एनालाइज करने के, वो चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ टेक्नोलॉजी का है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसमें खुसूसन हाथ जो है वो नौजवानों का है। ये बताएं आदिल कि ये जो इस वक्त आपने कहा, ज़ाहिर इंडिया में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं, अमेरिकन्स किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप? वो ज़ाहिर है एक टेंशन बढ़ती जा रही है, इसको कम करने में बज़ाहिर उनका कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, वो कोई रोल प्ले नहीं करना चाह रहे। ये सिचुएशन किस हद तक दोनों कंट्रीज़ के लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है? मेरे ख्याल में मैटर ऑफ कंसर्न है, और शायद पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। देखिए, सच्ची बात यह है कि इन अ वे पाकिस्तान ने साइड चुनी हो या नहीं चुनी हो, पुगा हो किसी को या ना पुगा हो, अमेरिका ने पुग लिया। अमेरिकन टिल्ट जो है टूवर्ड्स इंडिया, वो अगर हम जो आप लोग सारे बैठे हुए हैं, आप सारे इस पर नज़र रखते हैं, हमारी एनालिटिकल लाइफ में जिस तेज़ी से चेंज हुई है कि अब अमेरिका जो है वो क्लियरली उनका प्रेफर्ड पार्टनर जो है वो इंडिया। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन उसकी जो एक्सटेंट है वो बहुत बदल गई है, पार्टली इसलिए कि शायद पाकिस्तान की ज़रूरत कम रह गई है, अगर कोई और ज़रूरत आ जाएगी तो फिर बन जाएगा, लेकिन पार्टली ये कि एज अ राइजिंग इकोनॉमी, एज अ मेजर डायस्पोरा। देखें, आप ये भी याद रखिए कि अमेरिकन इलेक्शन के अंदर जो है, जो
इंडियन डायस्पोरा है वो अब बजाते खुद एक वोटिंग ब्लॉक बन चुका है। इसीलिए आपको बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियंस भी नजर आते हैं, क्योंकि उनकी तादाद जो है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ये मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा लॉबिंग की, वो बढ़ गई है। तो उस वजह से ये पाकिस्तान के लिए इसलिए तशवीशनाक मेरे ख्याल में, या कम से कम मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि नेचुरल इंक्लिनेशन अमेरिकन पॉलिटिक्स की इज वेरी क्लियरली टूवर्ड्स इंडिया, और उसमें चीन का भी ताल्लुक है क्योंकि दे सी इंडिया एज ए अल्टरनेटिव टू चीन। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आई थिंक इस वक्त आपको एक बहुत डिसइंटरेस्ट नज़र आता है अमेरिका की तरफ में, अमेरिका से, कि वो कोई रोल प्ले करना चाहेगा पाकिस्तान, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को बेहतर करने में। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चाहता है कि कशीदा हो जाए, ना ये मतलब है कि अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो वो नज नहीं करेगा, लेकिन देयर इज नो इंडिकेशन कि वो एक्टिव प्लेयर होगा पाकिस्तान और भारत को क्लोजर लाने में, अनलेस कोई आपके पास न्यूक्लियर या कोई और ऐसी तशवीशनाक बात आ जाए। सो इन अ वे इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉलिटिक्स कि हमारी इंपॉर्टेंस सिर्फ तब आती है अमेरिका के लिए जब कोई मसला आ जाए, नॉट इन गुड टाइम। सही, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम जियो न्यूज़ की इस नशियात में शामिल होने के लिए, अपना मौका के लिए। हवाले से उन्होंने एक वजाहत भी हमारे सामने रखी, तफसीली तौर पर बयान किया। सुरज साहब, हम आगे बढ़ेंगे इस नशियात में और हमारे साथ एक और मेहमान कुछ देर में शामिल होंगे। एक सवाल आपसे पूछना चाहता था, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपने कहा कि इससे वाज़े हो जाएगा कि हुकूमत बनने जा रही है। इरशाद भट्टी साहब से हम इस बारे में बात कर रहे थे। भट्टी साहब, अगर उन्होंने ये डिमांड रख दी है, कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी ने कि वज़ारत उज़्मा होनी चाहिए होगी, तो ये सिर्फ एक मुज़ाकरात शुरू करने की हद तक हो सकता है, या आपको लगता है कि बहुत संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने डिमांड रखी है एक थोड़ा सा बड़े मुतालबे से शुरू करने के लिए। जैसे मैं और आप कह रहे थे कि 5 करोड़ से शुरू करें, 5,000 रुपये मान जाएं, तो दोनों तकरीबन ज़ाहिर पहले 16 महीने भुगता चुके हैं, अब भी ज़ाहिर इकट्ठे होंगे। सदारत इस वज़ारत उज़्मा पे मुझे लगता है कि चेयरमैन सेनेट, स्पीकरशिप, सदारत, बलूचिस्तान की वज़ारत आला, इस तरह की कुछ बारगेनिंग होगी, और पंजाब में वज़ारतें, तो हो जाएगा। मेरा मतलब ये फ़र्क हो सकता है कि जब PDM की हुकूमत कायम हुई तो उस वक्त ये एतराज़ भी था कि जिस तरह बरतानिया में भी कहा जाता है कि आप इलेक्टेड हुकूमत नहीं हैं, आप एक पार्लियामानी सेटअप पे मौजूद थे, तब्दीली हुई, आप हुकूमत में आ गए, वज़ीर आज़म बन गए, ये भी उन पर एतराज़ था। अब वो एतराज़ नहीं होगा, जो इंतखाबात नए हुए हैं, जीत कर आए हैं, तो इत्तेहाद कायम करके हुकूमत बनाए। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी प्रीमियरशिप में इंटरेस्टेड है। उसकी बहुत बड़ी वाज़ेह सी वजह है, जो इकनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी आपने फ़ौरन ही फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बाद फिर IMF से वो जाना ही जाना है अपने IMF के पास। वो जो टफ़ कंडीशंस होंगी, उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी, तो एक तो जो भी ये PDM गवर्नमेंट बनेगी उसको लोग उन 16 महीनों से रिलेट करेंगे। सही। और अगर आपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया तो ये सिचुएशन मज़ीद ख़राब। और इस अब तो असम्बली में एक अपोजिशन भी होगी, तगड़ी अपोजिशन भी होगी, सेनेट में भी तगड़ी अपोजिशन होगी, KP में गवर्नमेंट होगी, अगर मरकज़ या पंजाब में उनके पंजाब में एक अपोजिशन होगी। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी नहीं इसमें इंटरेस्टेड होगी। वो यही वो करेंगे कि उसके बजाय चेयरमैन सेनेट, क्योंकि मुस्तकिल सी पोजीशन है चेयरमैन सेनेट की, वो ले लें। पसंद भी काफ़ी है वो पीपल्स पार्टी को। प्रेसिडेंटशिप प्लस कुछ मिनिस्ट्रीज, स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रीज ले लें। आई डोंट थिंक वो जो, और PMLN के लिए भी ये बहुत मुश्किल डिसीजन होगा कि अगर शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर आते हैं, नवाज शरीफ नहीं बनते, तो फिर लोग उसी पैराए में, उसी दायरे में इस चीज़ को लेंगे। बहुत चैलेंजिंग होगा इस गवर्नमेंट। मतलब आप लोग पहले बात कर रहे थे, प्रोफेसर आदिल नजम ने भी बात की, नौजवानों का रुझान क्या है वोट कास्ट करने के लिए, किसी सियासी रहनुमा की तकलीद करने के हवाले से। तो सुहेल वालिद साहब से सवाल करेंगे, लेकिन वो शरह आप देख सकते हैं दोबारा कितने फ़ीसद वोट डाले गए। तहरीक इंसाफ के 2018 में 1 करोड़ 69 लाख वोट थे, 32% शरह थी। 2024 में 1 करोड़ 68 लाख हैं, शरह 33% सामने आ रही है। आगे देखिए मुस्लिम लीग नून की वोटों की शरह क्या रही है। 2018 में 1 करोड़ 29 लाख वोट हासिल किए जमात ने, 24% शरह रही। 2024 में 1 करोड़ 33 लाख वोट हासिल किए, 24% शरह सामने आ रही है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने इस मरतबा बलूचिस्तान में काबिल ज़िक्र नशस्तें हासिल की हैं, उसके 2018 में 69 लाख वोट थे, 13%।
शरह सामने आ रही है और 2024 में 76 लाख वोट हासिल किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 14% शरह सामने आ रही है। सोहेल वाले साहब, कितना ज़रूरी है वोटिंग के ट्रेंड को, वोटों की तादाद को इस तनाजुर में देखना? डेफिनेटली जो आदादो शुमार होते हैं उससे आपकी कारकर्दगी का सही अंदाज़ा होता है। ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून का सामने आ रहा है कि उनकी जो शरह है वो बढ़ी नहीं, कि कितने फ़ीसद उनको वोट मिले वो वैसी रही। जी, मेरा ये ख्याल है कि उनकी शरह बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जो स्विंग वोट उनके पास आना चाहिए था और वो आया भी होगा कुछ ना कुछ फ़ीसद, लेकिन जो उनका ओरिजिनल वोट बैंक था, मेरा ख्याल है कि वो उस तरह मोटिवेट नहीं हुआ। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि वो पूरी तादाद में निकलता। और एक और बात होती है, हमने ये 1990 में देखी, 1997 में देखी, वो ये होता है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था पंजाब में बड़ा भरपूर, लेकिन वो वोट बैंक उस दिन निकला नहीं, डीमोटिवेट हो गया। उसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया कहीं या किसी दूसरी पार्टी में चला गया, नहीं। पहली जो स्टेज होती है किसी बंदे के पार्टी छोड़ने की, वो डीमोटिवेशन होती है और फिर उसके बाद डिसोसिएशन होती है। तो ये एक अलर्ट होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अगर आपका वोट बैंक कम हो रहा है या स्टेबल भी हो गया है, बढ़ नहीं रहा, तो आप, ये एक अलर्ट है, आपको फ़ौरन जागना चाहिए और अपनी मोटिवेशन दे के अपने वोटर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस वजह से जो राना सनाउल्लाह भी बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ वजूहत भी बताई। 9 नशिस्तें फैसलाबाद और दीगर रीजन्स की हार गई है मुस्लिम लीग नून। सब एक सीट वो जीते। वहाँ जो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत बिलाशुबा, 16 महीने की बदतरीन इनकी परफॉर्मेंस बिलाशुबा, लेकिन फैसलाबाद में गलत टिकटों की तकसीम बिलावजह, धड़ेबंदी बिलावजह, ये भी इसमें शामिल है, गलत टिकटों की तकसीम और धड़ेबंदी। और फिर जो नहीं ना बयानिया था, उधर विक्टिम कार्ड था, और फिर कोई मौसर कंपेन नहीं चला पाए। और अब भी मैं समझता हूँ कि अब जो PDM 2 अगर हुई तो उसमें भी इन्हें बड़ा लंबे पुलसरात होंगे। एक तो सियासी बुरान है, नफ़रत और तकसीम जो है उसमें ये बढ़ावा देते हैं या कम करते हैं। मुआशी बुरान जो पहले बदतरीन इनकी कारकर्दगी रही, अब उसमें कमी करते हैं, ज़्यादा करते हैं। दोनों जमातों में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों के मंशूर कहीं कहीं बिल्कुल उल्ट हैं एक दूसरे के। निजकारी जिसमें एक बड़ा आप ले लें, तो इस वजह से वो भी है। फिर अब हैरानगी, चलो इसको तो अब क्या कहना कि कल क्या एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू, आज क्या, वो छोड़ दें। लेकिन अब मुल्क व कौम के लिए अगर आगे बढ़ें, और तो मुल्क व कौम के लिए ये क्या करेंगे। और एक हमने आपके जब पहले ट्रांसमिशन में कही थी, फिर मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा, जो सोहेल वड़ैच साहब ने बात शुरू की थी कि 9 मई हुआ इस मुल्क में और तहरीक इंसाफ उसमें फंसी हुई है। तो अब 8 फरवरी हुआ है, तो 8 फरवरी से तहरीक इंसाफ को उस 9 मई के ज़ख्म कम करके तो उस लड़ाई को 8 फरवरी एक अल्लाह ने इनको चांस दिया है, फिर अल्लाह ने के फजल से लोगों ने चांस दिया इनको। तो अब इनको ये जो बिलाशुबा 50-60 सीटों, बड़ी मशकूक सीटें हैं, लेकिन उसके लिए अगले फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ वो जाएंगे। तो अब जहाँ हैं वहाँ अपोजिशन करें, सियासत करें, लेफ़्ट राइट लड़ाइयाँ ना करें। और एक और आखिरी बात जो मुझे है कि वसीम कादर साहब जो लाहौर के हैं तहरीक इंसाफ के, वो मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए, मरीम नवाज़ साहबा के साथ खड़े हुए थे। वसीम कादर साहब की कहानी पीछे से लोगों ने शुरू कर दी। हाँ, वो जो उधर से साहब के बयान पे कि 2018 में वो कैसे आए थे। हाँ जी, वो भी पूछ रहे हैं। जी, वो बुज़दार साहब से सलाम ले रहे थे, लेकिन वसीम कादर साहब अभी इसको सलाम दे रहे, बुज़दार साईं उस्मान बुज़दार, और पीछे शहबाज गिल साहब भी तस्वीर में मौजूद थे। अच्छा, तो उस वक्त विकटें गिरती थी वैसे बाय द वे, अब ये दूसरा है। लेकिन वसीम कादर साहब अभी मुझे हैरानगी है कि एक हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं कि हालात जैसे भी हों, इमरान खान का सिपाही हूँ, हल्फिया बयान देता हूँ। और मरीम नवाज़ साहबा ने कहा हुआ, हमें खुद बताया हुआ है कि लोटों का आखिरी दम तक घेराव करना चाहिए और लोटों की असल जगह बाथरूम होती है। तो मेरा ख्याल है कि वो जब वसीम कादर साहब उस वक्त जा रहे थे, उस वक्त भी लोटा थे 2018 में, और उस वक्त भी सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल अब आपको कोई ज़रूरत नहीं, जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM और काफ लीग और मौलाना साहब इकट्ठे हो जाते हैं, छोटी जमातें, तो ये बड़े कंफर्टेबली हुकूमत पंजाब में भी बना सकते हैं और मरकज़ में। तो ये अगर ना तोड़े ना, या थोड़ा सा इस तरह ना, जो खुद आते हैं आएँ, लेकिन जो वो
एक है ना फिर से भाव लगने, फिर से मंडी सजनी, फिर से रेट करने, तो ये अगर बंद हो जाए तो अच्छा होगा। वज़ीर साहब, यानी ये किसी भी हालात में लागू होगा किसी सियासी जमात पे कि कितने भी हालात मुश्किल हो जाएं, अगर उनकी मुआशी कारकर्दगी मुस्तहकम रही है तो आवाम में उनकी मकबूलियत बरकरार रहेगी। क्या 2018 के इंतखाबात में, जिसमें मुस्लिम लीग नून के साथ जिस तरह की भी हालात का सामना था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी तादाद में नशस्तें जीत ली थी, वो इस वजह से था कि उनकी माशी कारकर्दगी की कबूलियत मौजूद थी आवाम में? ये इंडिकेटर हमेशा रहता है हर पार्टी के लिए, या ये फिर मुख्तलिफ हालात में सिर्फ लागू हो सकता है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ जो थी पंजाब में और साल से रही है स्ट्रेंथ, उसकी कोई तो वजूहत होंगी ना, जो आम तौर पे अगर आप आम लोगों से आउटसाइड पंजाब पूछे तो वो वहाँ की डेवलपमेंट को करते हैं, वो दूसरों से कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं जी पंजाब में उतरे तो आपको फ़र्क पता चल जाता है। मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ साहब एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक पॉलिसी उन्होंने बनाई वल्नरेबल डेवलपमेंट की, जो आपको नज़र आए सामने, अच्छे फ्लाईओवर्स, रोड्स, मोटरवे, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन। इस पे आप तनकीद करते रहे, उनके इमरान खान तनकीद करते रहे, लेकिन इमरान खान ने उसे फॉलो किया। फिर ये नहीं किया कि इमरान खान ने उसको, उन्होंने केपी में कोशिश की ना उसकी। इसका मतलब ये कि उसकी जो ज़रूरत है मेट्रो की, वो रहेगी ज़रूरत। और इसलिए कि आप एक मिडिल क्लास का आदमी जो पिंडी से 3 बसें बदल के जाता था, वो मेट्रो में एक ठंडी बस में बैठ के 50 रुपये में बैठ के वो अपने इस्लामाबाद पहुंच जाता है। तो जाहिर है उसके अंदर एक वो पैदा होगा कि हाँ यार, मोटरवे आप देख लें, जितने भी आप बिजनेसमैन से, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, वो कहता है नहीं, मोटरवे ने कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की। इन चीज़ों की वजह से मुस्लिम लीग नून को वहाँ रही, जो उनको डिसएडवांटेज रही। एक तो जाहिर है उन्हें इमरान खान की शक्ल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिली, जो एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और वो भी सड़कों पर मिली, सड़कों पे मिली। इमरान खान खुद लाहौर में हैं मियांवाली के, लेकिन उनका एक बड़ा अरसा लाहौर में गुजरा है, और उनका जब वो पॉलिटिक्स में आए, उनका हेरोइक इमेज पहले ही से था। जी, तो सर मौका मिला तो इस नुक्ते को आगे भी लेके चलेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशियात में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, सहाफ़ी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हुसैन हक्कानी साहब। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ सुहेल वड़ाइच साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। हम इल्मी तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर और पाकिस्तान में जो सियासी रुझानात हैं, ख़ास तौर पर जो एक पॉपुलिज़म का राइज है, दूसरे मुल्कों में भी हुआ, अमेरिका में भी है। दूसरी जगह देखें तो ये होता है कि उन रहनुमाओं की कुछ खदमात भी सामने नज़र आती हैं। जिस तरह ट्रंप एक ऐसे लीडर साबित हुए, लेकिन उनको वहाँ पर ऐसा तबका जिसको टैक्स रिलीफ मिले वो उनकी तारीफ़ करता है, बैरूनी मामलात को दुरुस्त रखने में उनकी तारीफ़ की जाती है। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो नेहरू और मनमोहन की मईशत का फल खाया उन्होंने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया, 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी बना दिया। पाकिस्तान में इससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है सूरत हाल के? कारकर्दगी का जो सवाल है वो पर्चे में मौजूद ही नहीं है, लेकिन मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। देखिए, पाकिस्तानी कौम हमेशा से एक जज्बाती कौम रही है। मिस्र ने इसराइल से समझौता कर लिया, उर्दन ने कर लिया, दीगर अरब ममालिक उनसे बात कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों ने बातचीत शुरू कर दी। हमारे यहाँ अभी तक वही मौक़िफ़ है जो 1948 में था। तो एक हम इसी तरीके के साथ अमेरिका का हमारे इंतखाबात से ना कुछ लेना था ना देना था उन्होंने, बल्कि अब तो बयान भी दे दिया कि भाई कोई भी मुंतखब हो जाए हम उससे बातचीत करेंगे। ना अमेरिका की अब पाकिस्तान को उतनी इमदाद है कि वो इमदाद बंद करके हुकूमत पर कोई दबाव डाल सकते हैं। मगर हमारे यहाँ फिर भी लोगों को ये गुमान है कि नहीं जी, जो कुछ हमारे यहाँ हुआ है वो अमेरिका ने कराया है। तो साजिशी नज़रिए, और फिर वो साजिशी नज़रिए जिस तेज़ी के साथ अब फैलते हैं, अगर किसी का मकसद सिर्फ ये हो कि झूठी सच्ची कहानियाँ व्हाट्सएप पे फैलाए, सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाए, तो उस माहौल के अंदर पॉपुलिज़म तो बढ़ता है, और पॉपुलिज़म से यकीनन हिमायत भी लोगों को हासिल होती है, लेकिन कोई मसला नहीं हल होता। आखिर देखिए, सिपाही जो है उसकी तरबियत तो ये होती है कि दुश्मन को ढूंढो और उसको मार डालो।
लेकिन सियासत तो असल में है ही बैठकर बात करने का नाम। और अगर कोई बहुत उसको सपोर्ट हासिल है, 100% सपोर्ट किसी को हासिल नहीं होती, तो अगर कोई 70% भी सपोर्ट हासिल कर ले तब भी उसको अपने ही मुल्क के 29% शहरियों के साथ डील करना होगा जो उसकी पार्टी में नहीं है या जो उसके हामी नहीं है। जब जिन पॉपुलिस्ट ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नहीं, हमारी सियासत हक और बातिल की जंग है जिसमें हम हक हैं और दूसरे बातिल हैं, वहाँ हमेशा मुश्किल हुई है और पाकिस्तान उसी मरहले से गुजर रहा है। सुहेल साहब जी, हुसैन हक्कानी साहब, जो हालिया इलेक्शन हुआ है, आप भी, मुझे पता है, बड़ा कीनली आपकी पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट है, इलेक्शन भी आपने बड़ा गौर से देखा होगा। आप क्या समझते हैं, क्या नए ट्रेंड्स हैं, हम आगे बढ़े हैं, पीछे गए हैं, आगे क्या आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी अवाम ने ये तो मौक़िफ़ अपना वाज़े कर दिया कि हमको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासत में मुदाखलत पसंद नहीं है और हम किसी के रोब में और उनकी यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जिसको कहिए हिकमत हाय अमली की वजह से अपनी राय भी नहीं बदलेंगे। जो हमारी राय है हम उसका इजहार करेंगे, जिस तरह भी करें, चाहे वो सही है चाहे गलत है, हमारी अपनी अपनी राय है। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान आगे बढ़ा है। लेकिन जिस लिहाज से आगे नहीं बढ़ा वो ये है कि अब भी मसलन ये कि हमारे ये बहुत पीटीआई वालों ने बहुत कामयाबी हासिल की कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिया और उन आज़ाद उम्मीदवारों को भी वोट मिल गए और वो जीत गए बड़ी तादाद में। लेकिन बजाय इसके कि वो उसके बाद भी ये कहें कि अच्छा भी चंद सीटों पे या ज़्यादा सीटों पे जहाँ भी हमारे साथ बेईमानी हुई है या नाइंसाफ़ी हुई है हम उसका इजाला कानूनी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, वो एक तरह से जैसे गाड़ी फंसा के खड़े हो गए। तो उनका जब वो दूसरों को चोर, डाकू और गद्दार कहेंगे तो उनके साथ वो मिलकर हुकूमत तो नहीं बना सकेंगे। तो पाकिस्तान को फिर एक डेडलॉक का सामना है और ये डेडलॉक दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान 128 अरब डॉलर का मकरूज है दूसरों का, उसमें से 28 अरब डॉलर तो अगले 2 साल में वाजिबुल अदा हैं। मगर इस इलेक्शन में किसी ने ये दोनों आदाद शुमार कौम के सामने नहीं रखे। सारी सियासत किसी फ़र्द से मोहब्बत और किसी दूसरे फ़र्द से नफ़रत के गिर्द घूम रही है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान कतन आगे नहीं बढ़ा और इफ़हाम तफ़हीम की वो फ़ज़ा अभी तक पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई जिसके नतीजे में पार्लिमानी जमहूरियत आगे चल सके। हक्कानी, ये जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान को हमेशा वेस्ट में ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखा जाता है जहाँ इंतहा पसंदी माफ़ कीजिएगा बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम जब इलेक्शंस की बात आती है, इलेक्शंस में देखते हैं तो पाकिस्तान में मजहबी जमातों को कभी भी बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिला और इस मरतबा तो कम्प्लीटली एक तरीके से रिजेक्शन नज़र आ रहा है। वो इलेक्शन पे उन्होंने चैलेंज वगैरह किए, वो अलग बात है। तो ये जो ट्रेंड है कि पाकिस्तान को विज़ावी इंडिया कि जहाँ एक एक्सट्रीमिस्ट इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल है एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को, इसको वेस्ट में पाकिस्तान को इस यानी इन इलेक्शंस के हवाले से, रिलीजियस पार्टीज़ के हवाले से वहाँ परसेप्शन तब्दील क्यों नहीं होता? 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये कहना गलत है और ये आप और हम सब थोड़ी सी डंडी मारते हैं जब हम सिर्फ ये कहते हैं कि इंतहा पसंदी सिर्फ रिलीजियस पार्टीज़ से वाबस्ता है। ये भी तो इंतहा पसंदी है कि आप दूसरे मुल्कों पर इल्ज़ाम लगाएं, कोई सबूत फराहम ना करें। ये भी इंतहा पसंदी है कि आप किसी ऐसी सरकार को जिसको दुनिया का कोई मुल्क तस्लीम करने को तैयार नहीं है, आप उनको हुर्रियत पसंद करार दे दें और कह दें कि उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। ये भी इंतहा पसंदी है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करने वाला हो तो उस दिन आप उस मुल्क के अंदर मिलकर उसके सरबराह के साथ ये तासुर दें दुनिया को कि हम तो इनके साथ हैं, हमला आवरों के साथ हैं, ना कि हम यानी न्यूट्रल भी नहीं हैं और ना ही हम मजलूम के साथ हैं। तो इंतहा पसंदी की कई शक्लें हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो मुतशद्दिद सियासत है ये भी लोगों को इंतहा पसंदी लगती है। या आप भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ की सियासत अभी तक सियासत की गाड़ी आगे चली जा रही है। इलेक्शन हो रहा है, अदालतों के फैसले हो रहे हैं, कुछ सही हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहे हैं। बेशतर रियासतों में दूसरी पार्टियों की हुकूमतें हैं और उनको हुकूमतों को चलने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी मुल्कों के साथ डीलिंग में उस इंतहा पसंदी का मुजाहरा नहीं हो रहा। तो अगर दूसरों को ये लगे कि हमसे डीलिंग में इंतहा पसंदी नहीं है
तो फिर उससे लोग सरफ नज़र करते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि आप अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, उनको इससे मतलब है कि आपके यहाँ होने वाली चीज़ों से दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि जो भी गवर्नमेंट अब बनने जा रही है, मज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून लेड कोalition गवर्नमेंट बनेगी। आप मियां नवाज़ शरीफ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनका इंडिया के साथ दोस्ती का एक अपना एक पर्सपेक्टिव रहा है जिसकी मुखालफत भी रही है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप में कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है? मगर पहली बात तो यह है कि आपने कहा नवाज शरीफ से मेरा एक ताल्लुक़ रहा है। मेरा अल्लाह के फजल से सबसे कोई ना कोई ताल्लुक़ रहा है और है। असल बात यह है कि तज़ियाती तौर पे बात को देखना अलग होता है, ज़ाती ताल्लुक़ अलग होता है। इस मैंडेट के साथ, जो कि एक महदूद मैंडेट है, कोई भी हुकूमत बहुत बड़े बड़े फ़ैसले शायद ना कर पाए, तो उसको एक बार फिर आवाम के पास जाना होगा और आवाम से मैंडेट लेना होगा। इस दौरान क्या पॉपुलिज्म की वो लहर जो इस बार महसूस हुई है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और इस तरह कम हो कि ऑर्गेनिकली कम हो, सियासी तौर पर कम हो, ज़ोर ज़बरदस्ती से कम करने की कोशिश ना हो रही हो, लठमारी ना हो रही हो जो पिछले अरसे में हुई है, वो भी लोगों को, दुनिया को पसंद नहीं आई। तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई मफाहमत का दरवाज़ा खुलेगा तो वो उस वक्त खुलेगा कि जब दोनों को ये एतमाद हो कि दूसरी तरफ से मुआहदे पर दस्तखत करने वाला आज से चंद बरस बाद भी उस मुआहदे पर अमल दरामद कराने की पोजीशन में होगा या उसके साथी उस मुआहदे पर अमल दरामद कराने की पोजीशन में होंगे। इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ शिमला मुआहदे की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला मुआहदे पर दस्तखत किए, इंदिरा गांधी ने दस्तखत किए। इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी उसके बाद कई साल तक हुकूमत में रहे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसके चंद साल के बाद ही न सिर्फ इक़्तिदार से अलग कर दिया गया बल्कि ज़िंदगी से भी महरूम कर दिया गया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। तो इसलिए इस बार मेरा ये ख्याल है कि ये मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, अरब हुकूमतें चाहती हैं कि पाकिस्तान और भारत की मफाहमत हो, ईरान चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की मफाहमत हो, चीन चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की मफाहमत हो, और मगरबी ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की मफाहमत हो। वो आपको एक लतीफ़ा याद होगा, किसी ज़माने में लोग कहते थे कि एक आदमी हर वक्त दुआ करता रहता था कि अल्लाह मियाँ मेरे लिए ये कर दे, अल्लाह मियाँ। तो किसी ने उसको कहा कि भाई अल्लाह मियाँ के पास और भी दुनिया में कई अरब लोग हैं, उनकी भी उसको तवज्जो उसको देनी होती है, सिर्फ तेरे लिए सब कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके के साथ बाकी सारी दुनिया की भी जो तवज्जो है वो दुनिया में और बहुत सारी चीज़ों पे भी है। वो सारा कुछ, सारी तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के पड़ोसियों के साथ उसके मसाइल को हल करने में नहीं लगा सकते। अगर हमारे यहाँ अंदरूनी तौर पे कुछ इस्तेकाम हुआ और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, दोनों में से जिसकी भी हुकूमत बनती है, या बिलावल भुट्टो जरदारी, जो भी वज़ीर आज़म बनता है एक मखलूत हुकूमत का, उसने कोई कदम उठाया और लोगों को ये बावर कराया कि हम संजीदा हैं अपनी मईशत को दुरुस्त करने में, अपनी सियासत को दुरुस्त करने में और दूसरे मुल्कों से मुफाहमत पैदा करने में, और हर चीज़ एक नारा नहीं बनेगी, हर चीज़ एक टिकटॉक का वीडियो नहीं बनेगा, बल्कि संजीदा बात होगी। आपको याद होगा नवाज शरीफ मोदी से मिले, उनका जी मोदी का यार गद्दार। भाई दुनिया में ताल्लुकात अगर दूसरे मुल्कों से बात होगी, और आपने मुझे आज टीवी पे बिठा दिया, कितने बरस तक मुझे गालियां सुननी पड़ी कि अमेरिका में सफ़ीर होते हुए कि नहीं जी अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर नहीं, ये अमेरिका में अमेरिका का सफ़ीर है क्योंकि अमेरिकनों से इसकी दोस्ती है। तो ये रवैया जब हमारे यहाँ होगा तो उसके बाद हमारी लोगों के साथ मुफाहमत और बातचीत कमज़ोर होगी। मुफाहमत के लिए ज़रूरी है कि दूसरों को आप पर एतमाद हो और आप भी दूसरों के साथ इस तरह से खुद एतमादी के साथ बात करें कि वो लोग ये समझ सकें कि आप पलट के मीटिंग में एक बात कहकर बाहर आकर दूसरी बात नहीं करेंगे। अच्छा हकानी साहब, आप एक तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह तो शारक के करीब है, हर एक की सुनता है और बार बार सुनता है। दूसरी बात यह है कि आप गालिबन इमरान खान की बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान आए तो उन्होंने कहा कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गई हैं, और आप गालिबन दौरा रूस की बात कर रहे थे कि जब इमरान खान रूस गए थे। तो क्या आप एक जमहूरी मुल्क में इस वक्त बैठे हैं, जमहूरियत पसंद भी हैं, तो क्या आप किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को इतना हक नहीं देते? पॉलिसी गलत हो सकती है, चीज़ गलत हो सकती है। पॉलिसी बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए कि आप किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये हक भी नहीं देते, उसको इंतहा पसंदी से जोड़ रहे हैं कि वो उन्होंने कहा था ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गई हैं, या वो
हमलावर के पास पहुंच गए थे। हम हालांकि वो जब पहुंचे थे उस वक्त हमला नहीं हुआ था, तो एक शायद वो अमेरिका के अगेंस्ट रूस पहुंचे थे। बात तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए कि शायद आपको पसंद ना आया हो कि वो रूस चले गए थे, अमेरिका भी नाराज था। भट्टी साहब नहीं, बात तो सुन लीजिए सर, बात तो सुन लीजिए, माफ कीजिएगा, बात तो सुन लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, सिर्फ दो जुमले हैं, सवाल ले लीजिएगा, फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, सिर्फ 2 जुमले। तो आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि उसने एक ट्वीट किया था तो वो इंतहा पसंदी है और दौरा रूस इंतहा पसंदी है, तो ये क्या आपकी भी इंतहा पसंदी नहीं है? आपको काट इसलिए रहा हूं कि इंतहा पसंदी नहीं है सर। जी सर, आप मेरी बात को गलत तौर पे पेश कर रहे हैं। आप बोलिए, हो सकता है मैं गलत समझाऊं, आप बोलिए। हाँ, आप वीडियो दोबारा देख लीजिए। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि बाहर वाले क्या सोचते हैं और किस तरह समझते हैं मामलात को। कोई ये नहीं कहता कि आपके मुंतखब वजीर आज़म को अपनी राय रखने का हक हासिल नहीं है, बिल्कुल है, उसको अपनी पॉलिसी बनाने का हक हासिल है, लेकिन जब उसको अपना पॉलिसी बनाने का हक हासिल है तो दूसरे भी उसके ऊपर रद्द अमल पेश करने का हक रखते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था नाजरीन को, और आप तमाम दोस्तों को अपनी राय बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, और बाज़ लोग तो खैर समझने वाले ही नहीं। तो वो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि अगर हम हैरान होते हैं, अब ये फिर इंतहा पसंदी वाला जुमला बोल, बात उनकी सुन लेते हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। जब भी आप ये सोचें कि हुसैन हक्कानी मेरे बारे में क्या सोचता है, या हुसैन हक्कानी ये सोचे कि मेरे बारे में क्या इरशाद भट्टी मेरे बारे में क्या सोचता है, तो उसमें थोड़ी सी ये गौर करना चाहिए कि मेरी तरफ से क्या चीज़ ऐसी है जिसको वो दूसरी तरह से ले रहा है, और उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मसलन ये कि जब ये वाक़यात हुए उसके बाद उसमें बातचीत के बहुत सारे चैनल होते हैं, सिफारती चैनल होते हैं, सिफारतकारों से बात होती है, वज़राए ख़ारजा फ़ोन उठा के वज़राए ख़ारजा से बात कर लेते हैं, वज़ीर आज़म सदर से बात कर लेते हैं। तो आप दूसरों को समझा सकते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, ये था। हुसैन हक्कानी साहब, एक आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह सफ़ीर भी रहे, आपकी बड़ी महारत भी है, तो पाकिस्तान वापसी का या पाकिस्तान के लिए कोई सर्विसेज का आपको आइंदा कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं? नहीं, मैं तो जी आपको पता है कि मेरा तो मौक़िफ़ हमेशा से ही रहा है कि मैं जहाँ भी रहा हूँ मैं पाकिस्तानी के लिए कुछ ना कुछ करता रहा हूँ, और इस वक्त भी जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे भी अपनी राय के मुताबिक पाकिस्तान की खिदमत करता रहता हूँ। ज़रूरी नहीं है, अब लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जो है वो मुल्क से बाहर अपना उन्होंने ज़रिया माश ढूंढा हुआ है, मैं भी उन्हीं में से एक। बाकी हुसैन हक्कानी साहब, हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया नशियात में शामिल होने के लिए। एक बात की वजाहत आप चाहते, ज़रदारी साहब नशियात में शामिल थे, हम उनसे बात जब कर रहे थे तो सवाल में अल्फाज की अदायगी नामुकम्मल रह गई। हम उनसे पूछना चाहते थे कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों से वज़ीर आला आते रहे हैं सिंध के, क्या ये भी मुमकिन है कि जो कराची से सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले रुकन हैं उनमें से किसी को वज़ीर आला सिंध बनाया जा सकता है? इसमें हमारे से अल्फाज की कमी रह गई। तानिया सलीम पलीजू साहिबा ने इस पर हमारी निशानदेही की। तो मकसद ये नहीं था कि कराची और सिंध को अलग करना, बल्कि ये था कि सिंध के दीगर शहरों से तो बनते रहें, क्या कराची से मुंतखब होने वाला उम्मीदवार या नुमाइंदा भी वज़ीर आला सिंध बन सकता है या नहीं। ये नशरियात आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। अभी हमें इजाज़त दीजिए, आप कुछ देर बाद 12 बजे का बुलेटिन जियो न्यूज़ पर देख सकेंगे।